अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नरेश गोयल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद नरेश गोयल। तो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर में आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हर एक नई वीडियो के अंदर हम सेल का कोई भी एक कंपार्टमेंट, कोई भी एक ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करते हैं। तो आज हम सेल के जिस हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं उस हिस्से का नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो सबसे पहले एज नेम इंडिकेट्स, हमारे पास साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का जो बुनियादी मतलब होगा वो होगा सेल का फ्लूइड। इसी तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा अब देखें साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे दो अलग अलग तरह के सेल्स में जो है हम इसको समझेंगे। हमने एक यहाँ पे सेल बनाया है और इस सेल का नाम है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ये वाला जो सेल हमने बनाया है इस सेल का नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है बेटा, ये दो तरह के हमने यहाँ पे क्या बनाए, सेल बनाए। ठीक है, अब अगर सबसे पहले मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है, तो देखें हम सब ये जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, इसके बीच में ये जितना भी मटेरियल यहाँ पे होगा ये सारा का सारा मटेरियल हमारे पास कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी मटेरियल होगा ये सारा का सारा मटेरियल हमारे पास कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी चीज को हम जो है वो डेफिनेशन में लिख लेते हैं। हम कहते हैं साइटोप्लाज्म इज द मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का जितना भी मटेरियल है ये सारा का सारा मटेरियल हमारे पास कहलाएगा क्या, साइटोप्लाज्म। लेकिन ये बात हो रही है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की। अब हम आ जाते हैं हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में। एज यू नो कि प्रोकैरियोटिक सेल की ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पे हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का जितना भी मटेरियल है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है ये सारा का सारा मटेरियल कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये सारा मटेरियल क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से दो अलग अलग सेल्स में साइटोप्लाज्म को इस तरह से देखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक जनरल कोई भी सेल है और लेट से हम कहते हैं ये हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके पास प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, अब देखें साइटोप्लाज्म ना आपको दो जगहों पे मिलता है। एक साइटोप्लाज्म आपको मिलता है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के करीब और एक साइटोप्लाज्म आपको मिलता है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब। ठीक है, अब ये जो दोनों तरह के जो साइटोप्लाज्म है ना, इन दोनों तरह के साइटोप्लाज्म में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सेल एक ही है, साइटोप्लाज्म भी एक ही है, लेकिन साइटोप्लाज्म के रीजन्स इलाके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर भी थोड़ा सा क्या आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, ये साइटोप्लाज्म जो कि कहाँ पर है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब है। तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है ये हमारे पास मोर विस्कस होता है, यानी ज्यादा हमारे पास गाढ़ा होता है। ठीक है,
और मोर विस्कस होने की वजह से इसको हम कहते हैं साइटोजेल। ठीक है, और साइटोजेल का जो पुराना नाम था, जो पहले इसको बुलाया जाता था, पहले इसको बुलाया जाता था एक्टोप्लाज्म। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, ये साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, तो याद रखना ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेस विस्कस होता है, यानी ये उसके मुकाबले में क्या होगा, कम गाढ़ा होगा। और इसको हम कहते हैं साइटोसोल। इसको क्या बोलेंगे, साइटोसोल। और याद रखना साइटोसोल का जो पुराना नाम था, इसको हम कहते थे एंडोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और उसके दो हिस्से यानी कि एक्टो और एंडोप्लाज्म भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाएं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म केमिकली कैसे बना हुआ है और किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर उसका रोल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एक लाइन आपकी बुक में लिखी गई है कि इट इज अ ट्रांसल्यूसेंट ग्रेन्युलर लिक्विड। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट यानी जिसके आर पार लाइट पास हो सके लेकिन उसके उस तरफ जो है वो चीजें हमें साफ ना दिखे। एक तो हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के उस तरफ भी हमें चीजें साफ दिखती हैं, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी अगली साइड पे हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती। और इसको ग्रेन्युलर क्यों कहते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ लिक्विड पोर्शन नहीं होता, इसके अंदर ग्रेन्युलर पोर्शन भी होता है, यानी थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन भी होता है। और लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जेली लाइक वाटर लाइक सब्सटेंस है ऑल ओवर पूरे सेल के अंदर। सही है, अब अगर हम यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ग्रेन्युलर आपको समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम सबसे पहली बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके किसके पोर्शन की, इसके लिक्विड के पोर्शन की। यहाँ बीच में ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये बीच में क्या है, ये बीच में हमारे पास साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म का एक होगा हमारे पास लिक्विड पार्ट और दूसरा साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, वो होगा ग्रेन्युलर पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये दो पार्ट्स आपने साइटोप्लाज्म के याद रखने, एक लिक्विड पार्ट होता है, दूसरा ग्रेन्युलर पार्ट होता है। सही है, अच्छा याद रखिएगा ग्रेन्युलर पार्ट्स के अंदर क्या आएगा और इसके लिक्विड पार्ट्स के अंदर क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं साइटोसोल। क्या बोलेंगे, साइटोसोल। अब साइटोसोल के अंदर 90% वाटर होता है और 90% वाटर होने के साथ साथ 10% इसके अंदर दूसरे जो होते हैं फंडामेंटल, 10% दूसरे इसके अंदर फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब वो जो दूसरे 10% फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं कुछ शुगर्स होती हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास वो साल्ट्स होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ हमारे पास फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अलावा कुछ हमारे पास विटामिन्स होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन्स के अलावा कुछ हमारे पास इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास लिक्विड पोर्शन में आते हैं, जिसमें 90% तो पानी होता है साइटोप्लाज्म के अंदर भी, लेकिन 10% ये कुछ फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके नाम आपने ज़हन में रखने हैं। सही है बेटा, अच्छा अगर मैं बात करूं इसके ग्रेन्युलर पार्ट की, तो याद रखना इसके ग्रेन्युलर पार्ट के अंदर हमारे पास जो चीज आती है वो आता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझना,
हमने ये पढ़ा कि भाई सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है, सेल फ्लूइड। लेकिन उस फ्लूइड के अंदर सेल के जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं वो सारे के सारे फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो अगर उन सारे कंपार्टमेंट्स को आप बाहर निकाल दो तो बाकी का जो फ्लूइड बचेगा वो फ्लूइड हमारा कहलाएगा साइटोसोल, ठीक है। और अगर वो ऑर्गेनेलीज दोबारा उसके अंदर आप डाल दो तो वो फिर सारा का सारा मटेरियल कहलाएगा साइटोप्लाज्म। तो इस फर्क को जो है आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि 10% फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स की मिसाल हमारे पास है जैसे कि प्रोटीन, ठीक है, और लिपिड्स। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि प्रोटीन और लिपिड्स की भी थोड़ी सी मिकदार हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब ज़रा हम एक बात करें तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा एक सेल है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर भी होता है जो मैंने ग्रीन से बनाया है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोफिब्रिल्स। ये जो हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं ये असल में इनको सेल को क्या प्रोवाइड करती है? ये असल में सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करती है, ठीक है। माइक्रोफिब्रिल्स, ये जो ट्यूब की तरह, ये जो फाइबर्स की तरह आपको इसके अंदर चीजें दिख रही हैं। अच्छा, याद रखिएगा जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमें जो स्केलेटन प्रोवाइड करती है वो हमारी हड्डियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइक्रोफिब्रिल्स होती हैं वो सेल को स्केलेटन क्या करेंगी? प्रोवाइड करेंगी। तो जब सेल को स्केलेटन मिल जाएगा तो यहाँ पे सेल का एक फिक्स शेप हो जाएगा, या यूं कह लो कि सेल का एक रिजिड शेप उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास माइक्रोफिब्रिल्स हैं, ये माइक्रोफिब्रिल्स हमारे पास मूवमेंट ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ हमारे पास एक सेल वाले जानदार होते हैं, उनकी मूवमेंट में भी ये माइक्रोफिब्रिल्स हमारी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं, ठीक है। और एक सेल वाले जानदार की जो मिसाल हम यहाँ पे लिखते हैं वो मिसाल हम लिखते हैं एमीबा। एमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और एमीबा की तरह जितने भी एक सेल वाले जानदार होते हैं उनकी जो मूवमेंट का दारोमदार होता है वो भी माइक्रोफिब्रिल्स डिसाइड करती हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती हैं? मौजूद होती हैं, सही है। अच्छा, आप देखिए एक और चीज याद रखना कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरे सेल के अंदर यूं कह लो कि मूवमेंट करता है, और ये करना जरूरी है। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे साइटोप्लाज्म को पूरे सेल के अंदर सर्कुलेट, रोटेट, मूवमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आपने ज़हन में रखना है कि द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है बेटा, उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस, ठीक है। साइक्लोसिस इज व्हाट? साइक्लोसिस इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमें जैसा कि पता है कि भाई जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल के अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। प्लांट सेल के कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज होती हैं जो लाइट को कैप्चर करती हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली लिखी है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट, ये जो लाइट आती है, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है या ये जो लाइट एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी को क्या करेगा? कैप्चर करेगा एंड कन्वर्ट करेगा मजीद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। एक और चीज याद रखना कि साइटोप्लाज्म को हम यहाँ पे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ये वाली लाइन मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, बॉक्स में।
साइटोप्लाज्म के लिए एक लाइन बोली जाती है कि इट इज द सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, साइटोप्लाज्म को कहा जाता है सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, क्योंकि देखिए सेल की ऑलमोस्ट जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं सीट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी कि कोई भी हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है इसके अंदर हो रही हो। हम बात करते हैं कि यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन से लेकर एनर्जी प्रोडक्शन तक, ये जितना भी एनर्जी का फ्लो है ना, ये सारा का सारा काम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और आपकी बुक में यहाँ पे दो मिसालें भी दी हुई हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल भी जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक तरह की फ्लो ऑफ एनर्जी है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये चीजें सारी की सारी काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म का एक फाइनल एक फंक्शन आपकी बुक में लिखा हुआ है, और वो फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म का जो काम होता है वो ये होता है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशन करवाना, यानी उसके अंदर कोई चेंज लाना, टू डिटॉक्सिफिकेशन। मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी चेंज भी लाया जा सकता है, या उसके अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल है, कोई टॉक्सिक मटेरियल है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये काम भी होता है साइटोप्लाज्म का। एज वेल एज वो यहाँ पे स्टोरेज का काम भी करता है। अब वो स्टोरेज इन वैक्यूल्स भी हो सकती है, आपको पता है वैक्यूल सेल का वो हिस्सा है जहाँ ज्यादातर स्टोरेज होती है, या वैक्यूल्स के अलावा एंड सम अदर ऑर्गेनेलीज, या वैक्यूल के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या करता है, अपना जो मटेरियल होता है उसको स्टोर करता है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।